आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान। और आज क्योंकि क़ायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की यौम पैदाइश है, एक तरह से हमारे लिए ये हमेशा हमें मौका मिलता है कि लुकिंग एट द पैशन एंड द लीडरशिप ऑफ द फाउंडिंग फादर, कि हम उसको कहीं ना कहीं अपनी ज़िंदगियों में ज़रूर उसके लिए जगह बनाएं एंड मे बी फाइंड अ लिटिल टाइम टू रिफ़्लेक्ट ऑन इट। जब हम अपनी शनाख्त, अपनी आइडेंटिटी एज़ पाकिस्तानी की बात करते हैं तो यकीनन ये हमारे आबा व अजदाद की मेहनत, उस वक्त की जद्दोजहद और ख़ास तौर पे हमारे फाउंडिंग फादर्स का जो विज़न था उसको आज हम एम्बॉडी करते हैं। पर अ लॉट ऑफ पीपल इन द लास्ट मैनी ईयर्स हैव क्वेश्चन कि क्या हम उस विज़न के मुताबिक अपनी ज़िंदगी, अपने इंस्टीट्यूशंस, अपनी रियासत, अपने मुल्क को चला पा रहे हैं, और अगर गैप्स मौजूद हैं अगर कुछ काम यकीनन, क्योंकि अगर हम क़ायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की ज़िंदगी को देखें, उनको क़याम पाकिस्तान के बाद बहुत कम वक्त मिला। उनकी वो ऑलरेडी अलील थे और फिर पाकिस्तान बनने के तक लेस दैन अ ईयर लेटर, अ लिटिल मोर देन अ ईयर ही पास्ड अवे। तो क्या उनके पास इतना वक्त तो यकीनन नहीं था कि एक बहुत स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बनती, बट हैव वी रियली कैरीड हिज स्पिरिट एंड हिज विजन फॉरवर्ड? दीज आर सम ऑफ द क्वेश्चन दैट हैव ऑलवेज परप्लेक्स पीपल अराउंड मी। और चाहे वो लेगेसी लीडर्स हों या इमर्जिंग लीडर्स हों, वो जानना चाहते हैं कि फाउंडिंग फादर की ज़िंदगी और उनके नज़रियात हमारे लिए मशाल राह, हमारे लिए गाइडिंग प्रिंसिपल्स कैसे हो सकते हैं। तो आइए ज़रा इसी हवाले से बात करते हैं। देयर इज़ अ लॉट ऑफ रिसर्च दैट इज़ डन उनकी ज़िंदगी से, उनके मुख्तलिफ एक्सपीरियंसेस के हवाले से, when he was practicing as a lawyer and then as the leader of the Pakistan Muslim League, किस तरह उन्होंने चीज़ों को लेकर वो चले और अपने ख्वाब को हकीकत बनाया। व्हाट वाज अ स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस ऑफ इट, और इसमें उन्होंने अपनी पर्सनल ज़िंदगी में भी बहुत सारी कुर्बानियाँ दी। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं एयर कॉमोडोर रिटायर्ड खालिद चिश्ती साहब। उनसे जानेंगे कि एज अ स्टूडेंट ऑफ हिस्ट्री एंड एज अ पेट्रियाटिक पाकिस्तानी, हाउ डज़ ही व्यू द लाइफ ऑफ द फाउंडिंग फादर। खालिद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने के लिए। आज 25 दिसंबर बाबा कौम की सालगिरह, क्या कहना चाहेंगे इस मौके पे? और अगर आप उनकी ज़िंदगी पे नज़र डालते हैं, व्हाट आर सम ऑफ द की ट्रेट्स दैट यू फाइंड वेरी वेरी इंस्पायरिंग? बहुत शुक्रिया मिस सिद्रा, आपने इनवाइट किया, और इसी हवाले से कौम को भी मुबारक हो यौम पैदाइश, और मसीह बरादरी को भी मैरी क्रिसमस। जी बहुत ज़्यादा है जी। मैं तकरीबन 22 साल से कायद आज़म की एज ए स्मॉल एडमायरर काम कर रहा हूँ, अपनी रिसर्च कर रहा हूँ, और मुख्तलिफ़ जगहों में, पाकिस्तान में भी और पाकिस्तान से बाहर भी मुख्तलिफ़ जगहों पर, मुख्तलिफ़ मौक़ों पर जाकर लेक्चर देता आया। जी। और मेरा टॉपिक का यही रहता है, दी अनटोल्ड एंड अनसीन मिस्टर जिन्ना। मैं वो बातें लाना चाहता हूँ लोगों के सामने जो आमतौर पर नहीं बात की जाती, चाहे बाय डिज़ाइन नहीं की जाती, क्योंकि इतने बड़े स्टैंडर्ड सेट कर दिए इस लीडर ने, उनको फॉलो करना बड़ा मुश्किल है। बिल्कुल। ईमानदारी के, सेल्फलेसनेस के, डिवोशन के, वो हम बात करते जाएंगे। और आप ये यूनिक लीडर क्यों थे, पहले तो मैं यहाँ से शुरू करता हूँ। ये यूनिक लीडर इसलिए थे जो मुझे इंस्पायर किया। तो मैंने ये देखा कि ये वो शख्स हैं जो 9 करोड़ लोग जो इनको फॉलो कर रहे थे, ना ये उनकी ज़ुबान बोलते थे, ना उनकी तरह ये खाना खाते थे, ना उनकी तरह का लिबास पहनते थे, लेकिन इसके बावजूद 9 करोड़ के 9 करोड़ लोग कहते थे कि जो कायद आज़म कहते हैं वो ठीक कहते हैं। ये इतना, मैंने जितने लीडर पढ़े एयरफोर्स में रहते हुए भी, मुख्तलिफ वॉर कोर्सेज पाकिस्तानी बाहर किए, हमने लीडर पढ़े या हमें पढ़ाए गए, मुझे कोई ऐसा लीडर नहीं मिला जो लोगों की ज़ुबान भी ना जानता हो, उनकी तरह लिबास ना पहनता हो, लेकिन फिर भी उनका ब्लाइंड फेथ हो। आप चर्चिल उठा लें, नेल्सन मंडेला उठा लें, कोई लीडर उठा लें, उन्होंने अपनी ज़ुबान में बात की, लोगों को कन्विंस किया, फिर लोगों ने उनके ख्यालात से एग्री किया, और फिर ज़ाहिर है लोगों ने उनको ज्वाइन किया। लेकिन यहाँ कोई ऐसी क्राइटेरिया ही मीट नहीं हो रहा। लेकिन एतमाद का ये आलम था। ज़ाहिर है, जैसे मैंने कहा कि ये वो शख्स है जो सिगार नहीं छोड़ा था आखिरी वक्त तक, मरते दम तक। जब गवर्नर जनरल थे, सियारत में थे, बीमारी में थे आखिरी दिनों में, तो एक थोड़े से फ्रेश थे, एक दिन लॉन में बैठे हुए थे, तो एडीसी को बुलाया कि मेरा सिगार का बिल लेकर आओ। तो एडीसी ने कहा कि सर आप गवर्नर जनरल हैं, आपकी तो इंटाइटलमेंट है, हम तो बिल अदा कर चुके हैं, और आपकी तबीयत इतनी ख़राब थी। तो कहते नहीं, सारे बिल लेकर आओ। बाहर बिल लाए गए, अपनी ज़ाती चेकबुक से काटा, और अंग्रेजी में उसको कहते हैं स्मोकिंग अ सिगार इज़ अ बैड हैबिट, व्हाई शुड माई नेशन पे फॉर माई बैड हैबिट्स। अब जरा ये स्टैंडर्ड जरा लीडर का सेट करके देखिएगा, क्या सेट किया स्टेट। जो आज हम सबसे नौजवानों को जब मैं बात करता हूँ, यूनिवर्सिटीज़ में जाकर देता हूँ, और मेरे लिए बड़ा हम्बल प्राइड है कि मैं 20-22 साल से, मेरी कंडीशन होती है कि मैं कोई चार्जेस नहीं लूँगा इस लेक्चर के, क्योंकि मेरे पर कर्ज इतना है। मैं इस मुल्क में जो फाइटर पायलट बना और इतने फ्लाइंग की, वो सब तभी पॉसिबल था शायद अल्लाह ताला के बाद, तो कायदे के बनूने मिला था। और स्टैंडर्ड क्या सेट किए। आजकल मैं नौजवानों से यूनिवर्सिटीज़ में मिलता हूँ जाकर, तो वो कहते हैं जी अकर प्रॉपर्टी नेपोटिज्म बहुत ज़्यादा है, हमारे लिए तो पता ही नहीं है मुल्क बना था कि नहीं बना था। जी। कायदे आज़म ने क्या स्टैंडर्ड सेट कर दिया।
गुल हसन, कैप्टन गुल हसन थे उस वक्त, बाद में जनरल बने, पाकिस्तान आर्मी के चीफ बने। उन्होंने अपनी किताब में कायदे आज़म के बारे में लिखा, क्योंकि एडीसी थे, तो कहते हैं मैं एक दिन बैठा हुआ था ऑफिस में, एक शख्स आया, उसने कहा कि मेरा नाम अहमद अली जिन्ना है और मैं कायदे आज़म का भाई हूँ, मैं मिलना चाहता हूँ भाई से। और वो सगे भाई थे, और अपना विजिटिंग कार्ड दिया, अहमद अली जिन्ना, उसके ऊपर लिखा हुआ था नीचे सेकंड लाइन में ब्रदर ऑफ कायदे आज़म गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान। अपने कार्ड जाकर कायदे आज़म को दिया, कायदे ने पूछा ये भाई ने टाइम दिया था, उन्होंने कहा नहीं जी। कायदे ने लाल पेन पकड़ा, सेकंड लाइन को जिस पर लिखा हुआ था ब्रदर ऑफ कायदे आज़म गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान को काट दिया और एडीसी को वापस दिया और कहा मेरे भाई को कहो कि नया कार्ड बनवाए तो शायद मिल लूं। कि हमें स्टैंडर्ड नहीं बताता कि लीडर क्या स्टैंडर्ड सेट करके गया है, वो हमें बताता है कि अपने पर नहीं, वो अपनी फैमिली पर नहीं कोई करते थे कि मेरे गवर्नर जनरल बनने की 1 रुपया तनख्वाह रखी। आप जरा विजुलाइज करें, 7 रुपए की एक दफा कुर्सी का बिल लाया गया, उन्होंने हुक्म दिया था कि गवर्नर जनरल हाउस में कोई एक्सपेंस नहीं होगा जब तक मेरी इजाजत नहीं होगी। एक दफा 37 रुपए का फर्नीचर का बिल लाया गया, 7 रुपए की कुर्सी पर आकर रुक गए और पूछा ये कुर्सी किसके लिए है? तो स्टाफ ने बताया कि फातिमा जनां के कमरे में कुर्सी नहीं है। तो प्यार से बहन को फाती कहते थे, और अंग्रेजी में कहते हैं कि फाती अपने लिए कुर्सी खुद अफोर्ड कर सकती है, कौम उसका खर्चा क्यों उठाए। लीडर ने तो स्टैंडर्ड सेट कर दिए। अच्छा खालिद साहब, एक सवाल मैं आपसे ज़रूर करना चाहूँगी। दीज आर ऑल सच इंस्पायरिंग स्टोरीज फ्रॉम हिज पर्सनल लाइफ, हिज पर्सनल कॉन्डक्ट। मैं जानना चाहती हूँ कि व्हेन वी से दैट ही बिकेम द फाउंडर ऑफ द ओनली मुस्लिम आइडियोलॉजिकल स्टेट, तो उनका एक मुस्लिम रियासत या एक मुस्लिम माशरे से उनकी क्या तवक्कुआत या उसके लिए क्या विज़न था? डिड ही इमेजिन अ प्रोग्रेसिव मुस्लिम एनवायरनमेंट? और ख़ास तौर पे जो फिर यहाँ पे माइनॉरिटीज़ थी, उनको बार बार बारहा पाकिस्तान की इंडिपेंडेंस के बाद कहा गया कि आप यहाँ पे महफूज हैं। एक सवाल जो मैं अक्सर हिस्ट्री से करती हूँ कि व्हेन द पार्टीशन बिकेम लाइक अ ब्लड शेड, और एक ब्लड बाथ की उसमें सिनेरियो हो गई, 2 मिलियन के करीब लोगों की जानों की कुर्बानी इसके में नजराने के तौर पे दी गई। हाउ डिड द फाउंडिंग फादर रिएक्ट टू दैट? हिस्ट्री हमें बहुत इसके बारे में एक तरह से खामोश नज़र आती है। एटलीस्ट आई वॉजंट एबल टू फाइंड अ लॉट ऑफ थिंग्स। तो मैं चाहूँगी कि आप उस पर भी थोड़ी रोशनी डालें। ये आपका वैसे बहुत अच्छा सवाल है, और बहुत सारे जब मैं लोगों से बात करता हूँ तो मैं उनसे पूछता हूँ कि कायदे आज़म ने पाकिस्तान क्यों बनाया, तो लोग कहते हैं कि इस्लाम के नाम पर मुल्क बना हमारा। तो मैं पूछता हूँ एक्सप्लेन करें, तो उन्होंने कहा नहीं कि इस्लाम के नाम पे, इससे ज्यादा नहीं एक्सप्लेन करते। देखिए, इस्लाम के नाम पर मैं नहीं मानता कि इस तरह जिस तरह वो कहा जाता है। मैं कहता हूँ ये इस्लाम के नाम पर जो हमारा इस्तेहसाल होता था, जॉब अपॉर्चुनिटीज का, एजुकेशन का, वेल बीइंग का, उसकी वजह से ये मुल्क बना है। यानी हम गलत समझते हैं कि हम बच्चों को समझा नहीं पाते कि इस्लाम के नाम पर क्या मतलब है। इसका मतलब है जो डिस्क्रिमिनेशन होती थी यहाँ पे, शालमी बाजार लाहौर में थोक की मार्केट थी, बल्कि मैं वो एक्सप्लेन करके आपके जवाब की तरफ आता हूँ। यहाँ 99% दुकानें हिंदुओं की थी। एक हिंदू जब ग्राहक आता था, क्योंकि ये बल्क की मार्केट थी, तो जो हिंदू ग्राहक होता था उसको बाउल में पानी दिया जाता था। जो मुसलमान ग्राहक होता था उसको एक बांस के जरिए ट्रांसफर किया जाता था, बैम्बू के जरिए। तो टू नेशन थ्योरी तो वहां से बल रही थी सिर्फ, कायदे ने तो सिर्फ नोटिस लिया। पहली बात ये, मुल्क जिस तरह का वो चाहते थे, डेफिनेटली आपने बिल्कुल ठीक कहा कि माइग्रेशन, मैस माइग्रेशन, जिसमें इतनी कत्लो गारत हुई, इतनी अगवा हुए, इज्जतें लूटी गई, वो नहीं था उनके प्लान में, क्योंकि ये इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन हमें ये देखना पड़ेगा कि कायदे आज़म ने क्या एनविजन किया, जिसके तरफ आप फोकस करिए। बिल्कुल ठीक कहा, पहली कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में ही उन्होंने अपने खिताब में कह दिया था कि आप आज़ाद हैं अपने मस्जिदों में, मंदिरों में और गिरजाओं में जाने के लिए, क्योंकि स्टेट का डायरेक्ट मजहब से ताल्लुक नहीं होगा। इसका मतलब यह है कि हम डिस्क्रिमिनेट नहीं करेंगे कि तुम क्या हो। दैट मीन्स जॉब अपॉर्चुनिटीज। हिस्ट्री बच्चों को बतानी चाहिए कि 6 मिनिस्टर्स में से एक अहमदी थे और एक हिंदू थे। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि ये मैं कोई फतवे नहीं लगा रहा, ना किसी को लगाने चाहिए। हमें पूरे मुल्क की पार्टिसिपेशन उसी तरह करनी चाहिए। एक बात मैं आपको एक छोटी सी और मिसाल दे देता हूँ। जब गांधी को कत्ल कर दिया गया इंडिया में, एक जुनूनी हिंदू ने मार दिया, तो कायदे आज़म के चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर पारसी थे। तो स्टाफ आया कायदे आज़म के पास कि सर आपकी जिंदगी को खतरा हो सकता है, क्योंकि जो आपके चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर हैं तो पारसी हैं, और आपने एक पारसी खातून को मुसलमान करके शादी की थी, और आपकी अपनी बेटी ने एक पारसी शख्स से शादी की है। तो पारसी लोग आपको पसंद नहीं करते, और ये कोई खतरनाक बात हो सकती है, आपकी जिंदगी को खतरा हो सकता है। फौरन एडीसी को अपने चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर को बदल दे। थोड़ी देर बाद सोचने के बाद कायदे ने कहा कि नहीं बदलूंगा। तो बहन ने पूछा कि क्यों नहीं बदलेंगे आप? तो कायदे ने बड़ा खूबसूरत जवाब दिया, जिससे आज हमें रोशनी मिलती है कि पाकिस्तान किस तरह का चाहते थे पाकिस्तान। उन्होंने कहा कि अगर मैं इसको बदलता हूं तो मैं पूरी कौम को यह पैगाम दूंगा कि मैं मुसलमानों का गवर्नर जनरल हूं, क्योंकि मैं पाकिस्तानियों का गवर्नर जनरल हूं, इसलिए इसको नहीं बदलूंगा। तो जरा विजुलाइज
بہت ان امپورٹنٹ پوائنٹ. اور میرے خیال میں پاکستان کے ہر موجودہ اور آنے والے لیڈر کے لیے یہ کتنا بڑا گائیڈنگ پرنسپل ہونا چاہیے جب ہم انسیکیورٹیز کا، خدشات کا، فیئر فیکٹر کا شکار ہو جاتے ہیں اور ایک دوسرے کو ہی ہم شک کی نگاہ سے دیکھنے لگتے ہیں. مجھے یہ بتائیے گا خالد صاحب، جب یہ قتل و غارت ہو رہی تھی، اس کی روک تھام اور آف کورس ریلیف، ریسکیو، ریہیبلیٹیشن، اس کو تھامنے کے لیے جیسے آپ نے خود کہا کہ 9 کروڑ کی آبادی کہ ایک پورا جو کہتے ہجوم تھا، لیکن اس کو انہوں نے ترتیب دی، ڈسپلن دیا اور انہوں نے قبول کیا بابائے قوم کو ایز اے لیڈر. ان کو تھوڑا سا دلاسا دینے کے لیے، کام ڈاؤن کرنے کے لیے، تاکہ یہ اس طرح کی حرکتیں نہ ہوں اور وہ جو غم و غصہ ہے اس کو تھوڑا سا کسی طرح کنٹرول کیا جا سکے، بابائے قوم کا کوئی ایسا خطاب، کوئی ایسی بات، کوئی ایسا سٹیٹمنٹ جو آپ کی نظر سے ہسٹوریکلی گزرا ہو؟ جی بالکل، آپ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں. اور سب سے زیادہ میں نے جو کتابیں پڑھی جب وہ انٹریکٹ کرتے تھے نا اپنے اے ڈی سی یا ملٹری سیکٹری سے، تو وہ زیادہ ویلیوبل اس لیے تھی کہ وہ پرائیویٹلی کیا فیل کر رہے تھے. میں نے ان کتابوں سے ایکسٹریکٹ کیا کہ وہ اپنے ملٹری سیکٹری کو اور جو کرنل تھے ان کے، وہ کرنل نول تھے ان کے جو ملٹری سیکٹری تھے، اور اے ڈی سی تھے ان کے، سب اے ڈی سیز جنہوں نے کتابیں لکھی ہیں میں نے سب پڑھی ہیں، تو وہ پرائیویٹلی بہت افسردہ تھے یہ جو قتل و غارت ہو رہا تھا. پہلی بات یہ. دوسری موسٹ امپورٹنٹ جو ہم لوگوں کو یاد رکھنی چاہیے کہ وہ اتنے ناراض تھے کہ یہ کیوں قتل و غارت ہو رہا ہے، کیونکہ کیپٹل تو کراچی میں تھا. آپ اندازہ لگائیے روزانہ کی بنیاد پر وہ راشن کی اور دوسری فوڈ اور کلودنگ کی سپلائی انشور کرتے تھے، اور وہ پوچھتے تھے کہ نان مسلم کے ایریاز میں بھی فوڈ پہنچائیے، اگر کرفیو لگا ہے کہیں تو ان کی خوراک کا بھی خیال رکھا ہے. یہ ان کے اے ڈی سی بتاتے تھے روزانہ کی بنیاد پر، جس کا مطلب ہے کہ آپ کا ہیڈ آف دا اسٹیٹ اس سے مبرہ ہے کہ مسلمانوں کو یا ہندوؤں کو یا کرسچنس کو پہنچے یہ خوراک، یا جیسے میں نے کہا کہ سپلائی پہنچے. پھر جیسے میں نے خود کہا، ان کے اے ڈی سیز نے کئی دفعہ کہا کہ بہت افسوس کرتے تھے کہ میں نے یہ نہیں سوچا تھا کہ اتنی قتل و غارت ہو جائے گی یا شک کی نگاہ سے ایک دوسرے کو دیکھا جائے گا. تو ہسٹری بڑی پڑی ہے، خاص طور پر ان کی کتابیں جو جیسے میں نے کہا کہ اے ڈی سیز جو انہوں نے لکھی ہیں کتابیں، وہ کمال کی ہیں. میں بیس پرسیپشن ایک دو آپ کے چینل کے توسط سے ضرور دور کرنا چاہوں گا کہ لوگ کہتے ہیں کہ قائد اعظم نے یہ کہا تھا کہ میں غلطی کی ہے پاکستان بنا کر یا مجھے ریگریٹ ہے. ایسا بالکل نہیں ہے. میں نے ان کی آخری کتابیں پڑھی، کرنل لائی بخش، امریکہ میں ان کی فیملی رہتی، میں ابھی لیکچر دینے گیا تھا تو میں ان کی فیملی سے بھی ملا. انہوں نے کہا کہ کرنل لائی بخش نے کہا کہ آخری وقت جو میں نے سنی تھی بات، تو قائد اعظم نے کہا مجھے کوئی ریگریٹ نہیں ہے، مجھے ایک ریگریٹ ضرور ہے. وہ کہتے ہیں کہ میں اللہ تعالیٰ کا شکر بجا لاتا ہوں کہ مجھے اس نے توفیق دی پاکستان بنانے کی. ریگریٹ یہ ہے کہ مجھے اتنی مہلت نہیں دی کہ اس ملک کے جو 9 کروڑ غریب تھے، انڈر پرویج تھے، میں ان کے لیے کام آ سکوں. اور یہ وہ ادھورا کام ہے جو میرے خیال میں تمام لیڈرز کو بھی اور ہماری آج کی قوم کو پورا کرنا ہے. خالد صاحب، میں آپ سے ریکویسٹ کروں گی کہ ہمارا اگلی کانورزیشن بھی اٹس ریئلی اباؤٹ ٹیکنگ دا لیڈ فرام آر لیڈر، اور اپنی سوسائٹی کے لیے وہ ہمارے گائیڈنگ پرنسپلز ہونا چاہیے. ہم ایک بریک کی طرف بڑھ رہے ہیں، لیکن میری آپ سے ریکویسٹ ہوگی کہ آپ اس ڈسکشن کا بھی ہمارے ساتھ حصہ بنیں. ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں، واپس آئیں گے. اور آج کا دن جس کو ہم ایک طرح سے مجھے لگتا ہے کہ ایک ریزولوشن ڈے بھی ہے. ویسے تو نیو ایئر بھی آ رہا ہے، آپ نے اپنی زندگی میں بھی بدلاؤ، تبدیلی، مثبت افیکٹس کے لیے بہت سارے ریزولوشنز بنائے ہوں گے، بٹ لیٹس ٹیک دا انسپریشن فرام قائد اعظم محمد علی جناح's لائف، بیکاز ہی از دا لیونگ امبوڈیمنٹ کہ جب دنیا آپ کی مخالف ہو، جب بظاہر آپ کا جو گول ہے وہ امپاسبل اور ناممکن ہو، پھر بھی اپنے اوپر یقین کیسے رکھنا ہے. اس پہ بات کرتے ہیں جی ایک چھوٹے سے بریک کے.